स्वागत है साथियों आपका पॉलिटी की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में चर्चा किया था और फाइनल तरीके से 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान शुरू भी हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं और यह कहाँ से लिया गया है। फिर इसके एक एक अक्षर पर जो है व्यापक स्तर पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावना का जो सिद्धांत है वह लिया गया है यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जब वहाँ पर ब्रिटिश शासन था और वहाँ से ब्रिटिश शासन के द्वारा व्यापक स्तर पर अमेरिका का शोषण किया जा रहा था औपनिवेशिक। उसके पश्चात जब अमेरिका ने आज़ादी प्राप्त किया 1789 में, उसके पश्चात उन्होंने जब अपना लिखित संविधान बनाया, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला देश ऐसा बना जिन्होंने लिखित संविधान स्वीकार किया, उन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। तो भारत में प्रस्तावना का सिद्धांत अगर बात करें, सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ पे लिखा गया है? यूएस में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रस्तावना का सिद्धांत जो है यह लिया गया है अमेरिका से कि हम भी अपने संविधान में एक प्रस्तावना शामिल करेंगे। लेकिन जो भारतीय प्रस्तावना के जो शब्द हैं वे लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के जो शब्द हैं या भाषा आप कह सकते हैं, भाषा, यह कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर करके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना का जो सिद्धांत है प्रस्तावना का, ये कहाँ से है? यूएस से। अगर ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तावना मुख्य रूप से इसलिए रखा गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना, जब संविधान सभा पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मित किए जाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, सदन में, उसमें प्रस्तुत किया उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें कि कुल मिलाकर 8 भाग थे। संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान जब पूरी तरीके से बनकर निर्मित हो गया, उसके पश्चात उसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तावना जब शामिल किया गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनकर निर्मित हो चुका है, उसके पश्चात प्रस्तावना को शामिल किया गया है, जो कि क्या है? उद्देशिका का बदला हुआ रूप है। आते हैं प्रस्तावना पर, चर्चा करते हैं हम लोग कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। इसके एक एक अक्षर को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक अक्षर जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। अक्षर से आपको याद होना चाहिए और कोई बहुत जटिल कार्य नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलते हैं। जैसे इसमें एक बार मैं आपको संविधान पढ़कर प्रस्तावना पढ़कर पूरा वो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा करेंगे। जैसे इसमें कहा क्या गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये एक दो बार आप पढ़ेंगे, 2-4 बार, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। और ये याद होने से, क्योंकि प्रीलिम्स में, छोटे भी एग्जाम में, बड़े भी एग्जाम में इससे सब क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, और इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपके व्यू पॉइंट को देखा जाएगा कि आप किस तरीके से प्रस्तावना को अपने
अध्ययन में कहाँ तक इसको शामिल किए हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसके एक एक अक्षर पर अगर हम लोग चर्चा करें। देखिए, जैसे एक शब्द है कि हम भारत के लोग, मतलब यहाँ पे भारत के नागरिकों की बात की जा रही है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, संविधान बनाया किसके द्वारा गया है? संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा क्या कहती है कि हम भारत के लोग, अर्थात भारत के सभी नागरिकों की बात हो रही है ना। भारतीय संविधान शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? हम भारत के लोग से, अर्थात संविधान जो है, संविधान की शक्तियों का स्रोत वो कौन है? यहाँ की जनता है, जनमानस है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी एक एक अक्षर पर हम लोग गहन तरीके से चर्चा करते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जाहिर सी बात है हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं तो चर्चा भी भारत की होगी। हम भारत के लोग क्या करने चल रहे हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत अब अपने बाह्य तथा आंतरिक मामलों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से शब्द से इसको थोड़ा समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का क्या तात्पर्य है? इस शब्द से आशय है कि संप्रभुता, अर्थात भारत अब अपनी संप्रभुता प्राप्त कर लिया है। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है इसको भी थोड़ा समझते हैं। सॉवरेंटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि अब भारत अपने बाह्य तथा आंतरिक मामलों में, बाह्य तथा आंतरिक मामलों में आंतरिक विषयों में निर्णय की स्वतंत्रता, संप्रभुता शब्द से ये तात्पर्य है। जैसे थोड़ा सा इसको और डीपली हम लोग समझते हैं। जब ब्रिटिश शासन यहां पर था, किसी राज्य के जो है मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। राज्य के अगर बात की जाए, नंबर 1 जनसंख्या या जनता, या फिर आप कह सकते हैं नागरिक। दूसरे नंबर पर भूभाग, निश्चित भूभाग। नंबर 3 पर आती है सरकार, और चौथे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संप्रभुता। देखिए, जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, उपनिवेशिक शासन यहाँ पर स्थापित था ब्रिटिश का, उस समय भारत में जनसंख्या तो थी, लोगों की एक बड़ी जनसंख्या थी, भारत में नागरिक भी थे, है ना, जनता थी व्यापक स्तर पे, निश्चित भूभाग भी था भारत का, जो है आपके पाकिस्तान से लेकर उधर म्यांमार तक, है ना, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक व्यापक स्तर पर एक बड़ा भूभाग था। ये भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सरकार भी थी, सरकार थी, भले ही उस सरकार में भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व समय समय पर धीरे धीरे बढ़ता गया, अर्थात सरकार जो थी वो ब्रिटिश सरकार थी। यहां पे क्या ध्यान देना है? ब्रिटिश सरकार। एक सरकार है जो कि कार्य कर रही है, लेकिन वो कौन सी सरकार है? ब्रिटिश सरकार है। और हमारी संप्रभुता जो है, भारत की संप्रभुता भारत के पास नहीं है। अपने सभी मामलों में, बाह्य तथा आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वह कहाँ पर है? वह ब्रिटेन के पास है। वही सारी निर्णय ले रहा है। अब जैसे जब उन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित किया, फिर धीरे धीरे आंदोलन होने लगा, धीरे धीरे जो है विद्रोह उठने लगा, अनेक अधिनियमों के माध्यम से भारतीय जनमानस को
शामिल भी किया गया शासन प्रणाली में। लेकिन अभी पूरी तरीके से जो संप्रभुता है, 1947 में जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भारत को संप्रभुता कब मिली। संप्रभुता जो है उद्घोषणा होती है 1947 में, और उसको फाइनल अंतिम रूप में 1950 में भारत अपनी संप्रभुता को प्राप्त करता है। जैसे होता क्या है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित किया गया, उस समय भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की बात हो रही है, ये ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट के दर्जे के रूप में थे। अर्थात भारत आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। कब से कब तक? 1947 से लेके 1950 की बात हम कर रहे हैं। इस समय भारत की स्थिति जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में है। पूरी तरीके से जो संप्रभुता है वह आपको प्राप्त होती है 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। जब पूरी तरीके से लागू हुआ तो सारे भाग जो है आपके लागू हो रहे हैं, प्रस्तावना भी उसी समय लागू हो रही है, और तब यह उद्घोषणा पूरी तरीके से सफल दिखाई पड़ती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए आगे जो भी प्रक्रिया है शुरू कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। वर्तमान में भारत अपने सभी मामलों में, बाह्य तथा आंतरिक मामलों में, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और इसी आधार पर भारत किसी भी वैश्विक मंच पर, किसी भी वैश्विक संगठन पर अपनी सदस्यता स्वीकार करता है या फिर उसे त्याग सकता है, या कोई निर्णय ले सकता है किसी भूभाग पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर सकता है ना। तो ये चीजें समय समय पर आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे कुछ शब्द हैं जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 4 शब्द हैं। इसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। समाजवादी शब्द, इसे समझते हैं। इसे आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि जैसे आप भूल जाइए कि राष्ट्र है, आप भूल जाइए कि कोई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो कार्य कर रही है एक समय के लिए, जैसे प्राकृतिक अवस्था आप समझ सकते हैं। जैसे जो सभी जीव हैं, मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य के अतिरिक्त जो भी जीव हैं वो अपने प्राकृतिक अवस्था में हैं, और वे मुख्य रूप से प्रकृति के द्वारा जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, है ना। जो जिसको जितनी आवश्यकता है प्राप्त करता है, फिर उसके बाद जो है अपने जीवन को पूरी तरीके से आगे बढ़ता है जीवन में। लेकिन जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, संपत्ति का, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर किसका कितना अधिकार हो, इस चीज पर जब इस अधिकार का सिद्धांत विकसित हुआ और संपत्ति का सिद्धांत विकसित हुआ, तो कुछ लोगों ने जो सक्षम थे उन्होंने ढेरों सारी संपत्ति पर, ढेरों सारे संसाधनों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, और वो इसको जस्टिफाई भी ठहरा लेते हैं कि वे योग्य थे इसलिए उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन अन्य लोग भी इसी ग्रह पर रह रहे हैं, अन्य लोग भी इसी धरती पर रह रहे हैं, और प्रकृति के द्वारा वो भी बनाए गए हैं, उन्हें भी अधिकार है। अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। भले ही जो भौतिक मानवीय संसाधन है उस पर किसी व्यक्ति का अपना अधिकार हो सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था हम लोग समझते हैं इसको। पूंजीवाद और साम्यवाद, इनके बीच की जो कड़ी है, थोड़ी सी पूंजीवाद, थोड़ी सी साम्यवाद, उसे हम समाजवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। जो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद में गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों सिद्धांतों का मिश्रित रूप है। ना तो हम एक्सट्रीम लेवल पर गांधीवादी हैं, ना तो हम एक्सट्रीम लेवल पर जो है ना तो हम एक्सट्रीम लेवल पर पूंजीवादी हैं, ना तो हम एक्सट्रीम लेवल पर मार्क्सवादी हैं। हम जो है एक संतुलित रूप में, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है देश के,
वे कुछ मात्रा में जनता के बीच में मूलभूत संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि सभी जनमानस का, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वे जिस भी स्थिति में हो, उनको संसाधन प्राप्त हो सके और उनका भी विकास हो सके। देश के संसाधनों के साथ में उनका भी योगदान शामिल किया जा सके, इसलिए हमने समाजवाद स्वीकार किया। अब जैसे इसको बेहतर तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि क्या आवश्यकता है कि सरकार जो है मिड डे मील योजना चला रही है, उससे सरकार को कोई लाभ नहीं है। क्या रीजन है कि सरकार जो है प्राइमरी स्कूल पर इतना खर्च कर रही है, जबकि उससे सरकार को एक भी पैसे का लाभ नहीं होता है? लेकिन नहीं, जरूरत है, आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके हैं, जो उतने योग्य नहीं हैं, जो इस देश के नागरिक तो हैं लेकिन इतने सक्षम नहीं हैं कि शिक्षा को पूरी तरीके से अफोर्ड कर सके, तो वे लोग सरकार की इस योजना के माध्यम से मेन स्ट्रीम में आने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो समाजवादी शब्द अभी जब हम लोग इसको व्यापक स्तर पर फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, उसमें भी व्यापक स्तर पर चर्चा किया जाएगा। आप ये समझिए, समाजवादी शब्द से तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन है राष्ट्र के, उसको समान रूप से वितरित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, और इसीलिए सरकार तमाम प्रकार की जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। समाजवादी शब्द के बाद जो है भारतीय समाजवाद क्या है? भारतीय समाजवाद गांधी और मार्क्सवाद के बीच में एक संतुलन है, नेहरू और मार्क्स के विचारों के बीच में आप कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष अगला शब्द है जो, उसको समझते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य यह है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, अर्थात एक ऐसा राष्ट्र जिसके दृष्टिकोण में सभी धर्म समान रूप हैं, अर्थात यहाँ के जो नागरिक हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें धार्मिक आज़ादी दी गई है ना? समझते हैं इस चीज को। धार्मिक स्वतंत्रता, और जो राष्ट्र है अर्थात राज्य है, उसका अपना धर्म नहीं है। और इसी आधार पर राज्य किसी धर्म को प्राथमिकता भी नहीं देगा, है ना? जब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है जनता का हित करना, शासन के माध्यम से लोगों के अधिकार को सुरक्षित करना, लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखना। तो इसी आधार पर जो सरकारी संस्थान होंगे, चाहे वह विद्यालय होंगे, चाहे वह अन्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे, उन सब में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान नहीं किया जाएगा, है ना? तो जो राज्य के संस्थान हैं, इसमें भी जो है धार्मिक किसी प्रकार का आप जो है कार्यक्रम या फिर एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं, है ना? देखिए, जो केंद्र के द्वारा या फिर जो राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, और मतलब राज्य विश्वविद्यालय या केंद्र विश्वविद्यालय अगर हम कहें, है ना, मान्यता प्राप्त तो नहीं कहेंगे, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या राज्य विश्वविद्यालय हैं, उन सब में किसी प्रकार की धार्मिक जो है आयोजन नहीं किया जाता, और मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष रूप में किसी भी कार्यक्रम को लागू किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यह शब्द कब शामिल किया गया, कैसे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अभी हम लोग एक एक शब्द पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। आगे क्या था इसमें? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक शब्द को समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है लोकतंत्र का, है ना? अर्थात
जैसे इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जब यूरोप में मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, है ना, पहले राजतंत्र, फिर उसके बाद जो है सामंतवादी, फिर उसके बाद जो है लोकतंत्र, इस तरीके से संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का जो है विकास क्रम होता है। उसमें बीच बीच में कुछ और भी संस्थाएं जुड़ती हैं, है ना, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में शक्तियां जो है एक व्यक्ति में होती हैं। राजतंत्र में इसमें जो है यही विधियों का निर्माण करेंगे, यही उनको लागू करेंगे, और न्याय भी प्राप्त करने के लिए एक ही व्यक्ति जो है जिम्मेदार होता है, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। और इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए फिर जनता का शोषण होने लगता है एक समय के पश्चात। फिर आता है सामंतवाद। इसमें जो है राजा तो रहेंगे, लेकिन उनके कुछ सहयोगी होंगे, सामंत होंगे, जो कि शासन सत्ता में उनको सहयोग करेंगे, और वे भी इन शक्तियों का उपयोग करेंगे। और जो लोकतंत्र है, तीसरे नंबर की बात की जाए अगर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तो ये जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जनता पर किया गया शासन, अर्थात हम पर कैसा शासन स्थापित हो, हमारे क्या हित हैं, और हमें किन किन नीतियों के माध्यम से, किन किन नियमों कानूनों के माध्यम से हम पर योजनाएं लागू की जाएं, कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाएं, किस प्रकार से, वे हमें सोचने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात जनता को। क्यों भाई, शासन हम पर किया जा रहा है तो हमारे भी तो अधिकार होने चाहिए। और इसीलिए लोकतंत्र की सबसे जो खास बात वो है क्या, कि शक्ति का पृथक्करण होता है। यहां पर जो है कार्यपालिका के रूप में जो है एग्जीक्यूटिव आपकी कार्य करेगी, व्यवस्थापिका जो है विधियों का निर्माण करेगी, और न्यायपालिका जो है न्याय प्रदान करेगी, और तीनों में शक्ति संतुलन होता है व्यापक स्तर पे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होती है, लोकतंत्र में लोगों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, है ना। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने स्वीकार किया है, अर्थात हमने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्वीकार की है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला एक शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र, इस पर भी चर्चा करते हैं। गणतंत्र किसे कहते हैं? रिपब्लिक, है ना। भारत अन्य देशों से किस मामले में अलग है? ब्रिटेन के, अगर हम तुलना करें ब्रिटेन के साथ में, तो ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तुलनात्मक रूप में, और फिर बात करते हैं भारत में। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता है ये भी समझते हैं। राजतंत्र का तात्पर्य यह है कि जब किसी एक विशेष परिवार को वंशानुगत रूप में देश का जो सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, उस पर आसीन किया जाए या फिर स्थापित किया जाए, या फिर जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस पर एक ही परिवार के वंशानुगत लोग जो है क्रमशः उस पर आसीन हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? राजतंत्र व्यवस्था कहेंगे। तो ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है। अभी भी वहां पे क्या होते हैं? राजा रानी होते हैं। भाई ज़्यादा मॉडर्न है ना। और फिर उसके बाद जो है ब्रिटेन में जब राजा की डेथ होती है तो फिर उनके ही पीढ़ी से संबंधित लोग, उनके ही रक्त से संबंधित लोग जो है आगे उस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में गणतंत्र है। गणतंत्र का तात्पर्य यह होता है कि जब किसी राष्ट्र का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस पर आम जनमानस का भी समान रूप से अधिकार हो, और वे भी चुने जा सकते हैं, वे भी वहां पर पहुंच सकते हैं। अर्थात सर्वोच्च संवैधानिक पद किसी एक परिवार की जागीर नहीं है,
भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, जैसे अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र शब्द से क्या तात्पर्य है कि जो देश का, राष्ट्र का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वह वंशानुगत नहीं है। आप देखेंगे कि उपरोक्त तो जिन शब्दों की चर्चा की गई है, ये शब्द, ये जो इधर हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द एक शासन प्रणाली को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, शासन प्रणाली को। अर्थात जो भारत है, भारत की संविधान क्या कहता है? भारत का प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाह रहे हैं। अर्थात भारत क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके साथ साथ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न, है ना। हमारी शासन प्रणाली क्या है? हम सॉवरेन कंट्री हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रस्तावना की जो शब्द हैं ये आपको अक्षरशः याद होने चाहिए। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। ये सारे शब्द। अब जैसे एग्जाम में क्या करते हैं, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेंगे कि भारत में 3 शब्द तो शामिल रहेंगे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। गणराज्य की जगह पर, गणतंत्र की जगह पर राजतंत्र शब्द उल्लिखित कर दिया जाएगा, तो वो मिस्टेक हो जाता है। तो ये शब्द आपको अक्षरशः याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्या कहा गया है कि ऐसा राज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, अब क्या, जो हमारे देश के नागरिक हैं इनको कुछ बातों को सुनिश्चितता दी गई है। क्या? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। न्याय की बात की गई है। न्याय वो भी कितने प्रकार के? 3। एग्जाम में पूछता है, और ये प्रस्तावना से सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, छोटे भी एग्जाम में, बड़े भी एग्जाम में। तो ये शब्द आपको अक्षरशः याद होने चाहिए। कौन कौन से न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, है ना। जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से देखेंगे कि कैसे लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि सामाजिक रूप में सभी लोग अब समान होंगे, सभी लोगों को समानता दी जा रही है, सामाजिक रूप में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह हमारी प्रस्तावना कहती है। आर्थिक न्याय, लोगों को अपनी जीविका जो है, आगे कुछ भी करने का, जीविका उपार्जन के लिए, है ना, व्यवसाय को अपनाने का और संपत्ति को अर्जित करने का, इस प्रकार के जो भी न्याय हैं इसकी भी चर्चा की गई है। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप में जो राजनीतिक अधिकार हैं समस्त नागरिकों को, ये ध्यान में रखना है, इसके समस्त नागरिकों की बात की गई है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, किसी विशेष समूह की नहीं, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, है ना। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, उसके अतिरिक्त क्या आगे बढ़ते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। न्याय की बात करेंगे 3, स्वतंत्रता की बात करेंगे 5। ठीक है, अक्षर से आपको याद होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। आप किसी भी प्रकार का विचार रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का, आप किसी भी अलग जो है धर्म में या फिर मत में आस्था रख सकते हैं और उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, अर्थात प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, आप उसे लिखित रूप में, है ना, सांकेतिक रूप में, या फिर मीडिया के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का विश्वास भी रख सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारा विश्वास है, ईश्वर है कि नहीं है। भाई आपका विश्वास है, आप रखिए, कोई वो नहीं है। आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो भी अच्छी बात है, आपके अपने तर्क हैं।
धर्म, किसी भी प्रकार की का जो धर्म है उसे मानने की भी आपकी स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों की बात की गई है यहाँ पे। एवं उपासना, उस धर्म से संबंधित जो रिचुअल्स हैं, है ना, उसको, उस धर्म से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं आस्था से, वे आप कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर। ये चीज ध्यान में रखना है कि सभी लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त करने और किसी भी कार्य को करने का जो अवसर है, सभी नागरिकों को समान रूप से, समता मतलब इसमें समानता दी गई है प्राप्त करने के लिए। तथा ये ध्यान में रखना है कि ये सब तो प्राप्त करना ही है। हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? इस नागरिकों को इतने न्याय, इतनी स्वतंत्रता और इतनी समता प्राप्त करने कराने के लिए, इसके साथ में क्या, तथा उन सब में, जब ये सारी चीजें हम प्राप्त करते रहेंगे, उस दरमियान आगे क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, अर्थात जब हम न्याय प्राप्त करेंगे 3 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता जब हम प्राप्त करते रहेंगे, उस दरमियान उन सभी में व्यक्ति की गरिमा जो है उसको ध्यान में रखकर, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सब के साथ में राष्ट्र को संप्रभु रूप में जो घोषित कर रहे हैं, उसकी एकता और अखंडता भी हमें ध्यान में रखनी है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अर्थात ऐसा भाईचारा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बंधुता, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाने के लिए हमारा लक्ष्य क्या है कि ये सब करते हुए हम आज क्या कर रहे हैं, दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। यहाँ पे आप देखेंगे तिथि का उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका है ना, शुरुआती तिथि को एतद द्वारा इस संविधान सभा को, मतलब इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात स्वयं को सौंपते हैं। फिर से हम इस बात को एक बार समझते हैं। फिर से प्रस्तावना में क्या आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है कि हम कौन सी शासन प्रणाली को स्वीकार कर रहे हैं, उसी के साथ में जो स्रोत हैं, संविधान कहाँ से शक्तियां प्राप्त कर रहा है उसकी भी चर्चा की गई है। स्रोत कौन से हैं? भारत के नागरिक हैं, है ना। और कुछ आदर्श चीजों पर भी चर्चा की गई है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, है ना, न्याय, इन सब की भी चर्चा की गई है। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गया पूरा संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, आप देखेंगे तो इस संविधान में क्या है, संविधान हम की प्रस्तावना में स्रोत दिया गया है कि संविधान शक्तियां कहां से प्राप्त कर रहा है। तो प्रस्तावना की विशेषता क्या है? अगर हम इसकी विशेषता की चर्चा करें तो ये क्या कहता है? सबसे पहले कि प्रस्तावना में ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान अपना
अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? शक्ति के स्रोत। कौन है? भारतीय जनता। अर्थात नागरिक यहाँ पर है ना, शासन व्यवस्था की बात की गई है। शासन प्रणाली कौन सी है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी पंथ निरपेक्ष। है ना, और संप्रभु। फिर उसके पश्चात क्या? प्रस्तावना जो है हमारी किन किन बातों का उल्लेख कर रही है कि हमारा संविधान शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? तो क्या बताती है कि जनता से, भारतीय नागरिकों से। शासन प्रणाली क्या है? कुछ इस प्रकार से शासन प्रणाली है। और हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब आदर्श। तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द है ना, बंधुता और राष्ट्र की अखंडता। ये जो है ये हमारे लक्ष्य हैं, आदर्श हैं, है ना। और इसके पश्चात फिर संविधान लागू होने की तिथि। इसमें क्या है मुख्य रूप से? 20 नवंबर 1949 संविधान शुरू हुआ है यहाँ पर। संविधान की शुरुआत कब हो चुकी है? 26 नवंबर 1949 को। यद्यपि संविधान पूरी तरीके से जो लागू हुआ है, प्रभाव में आया है, वह 26 जनवरी 1950 को। तो ये मुख्य रूप से हमारी प्रस्तावना की जो है विशेषता है। मतलब यह क्या क्या शो करती है? हमारा संविधान कहाँ से शक्तियां प्राप्त करता है, उसके मुख्य स्रोत क्या है? शक्तियों के स्रोत की बात हो रही है, संविधान के स्रोत की बात नहीं हो रही है। संविधान के स्रोत की जब चर्चा की जाएगी तब आपको जो पुराने अधिनियम है, ऐतिहासिक जो विकास है, उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन शक्ति के स्रोत की बात की गई है। संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? भारतीय जनमानस से, भारतीय नागरिकों से। शासन प्रणाली हमारी कौन सी है, उसकी व्याख्या की गई है। हमारे लक्ष्य कौन से हैं, आदर्श और लागू होने की तिथि। इस प्रकार से प्रस्तावना ये है। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य और बचे हुए हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर हम कल चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।